ये बात तो आपको पता होगी कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जर्नी के लिए हम दो चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, एक तो डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो उसी जर्नी के लिए आप दो चीज़ें और डिफाइन कर सकते हो, उस जर्नी की एवरेज स्पीड और एक उसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड को आप कैसे डिफाइन करोगे कि जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है उसको आप जर्नी के टाइम से डिवाइड कर दो, आपको उसकी एवरेज स्पीड मिल जाएगी होल जर्नी की। और अगर आप एवरेज वेलोसिटी पता करना चाहते हो तो आपको जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उस जर्नी का, उस जर्नी के टाइम से कर दो आप डिवाइड, आपको मिलेगी वेलोसिटी। और जो जो प्रॉपर्टीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की होती है वही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की होती है। कि कभी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, तो कभी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती। या फिर ये कहें कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होती है, तो आप ये भी कह सकते हो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए एवरेज स्पीड हमेशा ही पॉजिटिव होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों के यूनिट सेम होते हैं मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों ही लेंथ और टाइम के रेशियो से मिलते हैं। दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम, LT-1। लेकिन एक है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये स्केलर क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों ही स्केलर हैं और दो स्केलर्स का रेशियो हमेशा एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आती है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेक्टर को जब हम स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है। और बात करें एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन की, तो जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होता है, उसकी डायरेक्शन फिक्स है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, तो एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन फिक्स हो गई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। वैसे तो यूजुअली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे और स्ट्रेट लाइन में बस वो सीधा चलता रहे बिना कोई टर्न लिए, बिल्कुल सीधा चले जा रहा है वो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होंगे इस जर्नी में कहीं भी हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो टाइम तो जर्नी में एक ही रहने वाला है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होंगे। तो ध्यान रहे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक सिचुएशन में बराबर भी हो सकते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे बिना कोई टर्न लिए या बिना बैक आए। अदरवाइज हर एक सिचुएशन के अंदर एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। तो हमें ये तो आइडिया लग गया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जिसे मैं थर्ड कह रहा हूं, वो दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से आती है तो उसको एक तरह से और डिफाइन किया जा सकता है। वो तरीका क्या है कि आप डिनोमिनेटर की वैल्यू कर दो 1। तो जैसे ही आप इस डिनोमिनेटर को 1 करोगे तो ये जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट के इक्वल। तो यहां पर अगर आप टाइम को 1 कर देते हो तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी? स्पीड के इक्वल। तो एवरेज स्पीड को आप ये भी कह सकते हो कि यूनिट टाइम के अंदर या 1 सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी को आप ये कह सकते हो कि विद इन 1 सेकंड या विद इन यूनिट टाइम ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की जो ये डेफिनेशन है, इनसे हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ये होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ध्यान रहे सेम डिस्टेंस नहीं, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो ऑब्जेक्ट की मोशन कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। अब सेम टाइम अगर मैं मान लो 1 सेकंड ले लेता हूं और 1 सेकंड में उसने कोई एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने का मतलब क्या है कि उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और अगर उस डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन भी अटैच कर दूं, जैसे यहां पर वो किस तरफ है, राइट हैंड साइड में, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की राइट हैंड साइड में और वो भी कहें ईस्ट की तरफ, तो हर 1 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर ही चले और ईस्ट में ही चले तो उसकी जो मोशन है वो कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन। अब स्टूडेंट्स एक और तरीका है ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन को चेकआउट करने का। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो इसी डायरेक्शन में बिना अपनी स्पीड को बदले चलता रहे, ना तो वो किसी दूसरी डायरेक्शन में मुड़े ना वापस हो, बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहे, तो
तो इसकी जो मोशन है वो कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की क्वालिटी क्या होती है कि इस टाइप की मोशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी में कोई भी दो टाइम इंटरवल सेलेक्ट करके आप निकालोगे तो दोनों ही टाइम इंटरवल्स के बीच में ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम आएंगे। पूरी जर्नी के अंदर अगर आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करते हो और उस पर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हो वो भी सेम आएंगे और सभी के मैग्नीट्यूड सेम, चाहे वो एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस, किसके बराबर, उस स्पीड या उस वेलोसिटी के बराबर जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें और आपसे कहा जाए इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में आप एवरेज स्पीड बताएं या एवरेज वेलोसिटी बताएं या इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएं, तो पहले आप ये चेक कर लेना क्या ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो फिर हमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। जिस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही दो टाइम इंटरवल्स के बीच की एवरेज स्पीड है, वही एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है और वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और अगर वो सेम टाइम के अंदर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसकी मोशन कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अलग अलग डिस्प्लेसमेंट में ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेवल तो 5 मीटर ही करे लेकिन उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, किसी भी एक डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन बदल गई तो डिस्प्लेसमेंट बदल गया। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन तो सेम रहे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, वो 6 मीटर या 5.2 मीटर चले, तब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सेम टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, या तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी या उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा या दोनों बदलेंगे। और इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो हम देख करके नहीं बता सकते। तो इसमें पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है, ना तो वो किसी एक डायरेक्शन में मुड़ रहा है ना ही रिटर्न बैक मार रहा है, बिल्कुल सीधा चले जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग डिस्टेंस के पार्ट में उसकी स्पीड अलग अलग है। कि पहले ये जो पार्ट है टोटल डिस्टेंस का कुछ पार्ट d1 उसने किस स्पीड से कवर किया है, v1 से। मतलब इस पूरी की पूरी जर्नी में तो उसने स्पीड को नहीं बदला, लेकिन इस जगह उसने एक्सेलरेटर दबा करके या किसी और प्रोसेस के थ्रू स्पीड को बदला और फिर ये पार्ट ट्रेवल किया v2 से, फिर ये वाला पार्ट ट्रेवल किया v3 से और इसी तरह से लास्ट वाला पार्ट उसने ट्रेवल किया जो dn है किस स्पीड से, vn से। तो उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बिना रिटर्न बैक लिए या फिर बिना कोई टर्न लिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो इस जर्नी के लिए ना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएंगे और दोनों के ही मैग्नीट्यूड्स आप निकालोगे कैसे, फॉर्मूला वही है कि टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, पहले पार्ट की डिस्टेंस लें आप, दूसरे पार्ट की डिस्टेंस लें d2, ऐसे ही तीसरे पार्ट की लें d3 और ऐसे करते करते आप लास्ट वाले पार्ट तक जोड़ दें तो आपको पूरी जर्नी की क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस, और फिर आप जर्नी के टाइम से करें डिवाइड। अब यहां पर देखो टाइम के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो आप अलग अलग पार्ट का टाइम निकालोगे इसी फॉर्मूले से कि स्पीड किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट तब लगता है जब आपकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो। तो इस पार्ट के लिए तो ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन ही है, तो उस पार्ट में स्पीड तो हमें पता है v1, डिस्टेंस हमें पता है d1, तो अगर आप टाइम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, d1 अपॉन v1। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पार्ट का निकालोगे तो d2 अपॉन v2 और ऐसा करते करते लास्ट वाले का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, dn अपॉन vn। यही क्या है, इस जर्नी की एवरेज स्पीड और यही क्या है, इस जर्नी की एवरेज वेलोसिटी। वजह क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बिना रिटर्न बैक आए या बिना कोई टर्न लिए। और मान लो स्टूडेंट्स की जर्नी कुछ इस तरह से हो कि वो कुछ पोर्शन तो सीधा सीधा ट्रेवल करता है, फिर उसके बाद वो बैक आता है। बैक आने के लिए मैं इसके ऊपर ना दिखा करके थोड़ा ऊपर दिखा दे रहा हूं और यहां उसकी जर्नी खत्म होती है। तो एवरेज स्पीड के लिए तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि डिस्टेंस की टेक्निक तो यही है कि आप सारे पार्ट्स की डिस्टेंस को जोड़ दो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में आपको अपना इनिशियल पॉइंट डिसाइड करना होता है, अपना फाइनल पॉइंट डिसाइड करना होता है और फिर इन दोनों के बीच में आपको क्या करनी होती है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। वो आपको क्या देगी, जर्नी का डिस्प्लेसमेंट। वो आप कैसे निकालोगे, देखो जब तक वो सीधा जाता रहा तो इस वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे और इन सभी डिस्प्लेसमेंट को जोड़ते चलोगे, d1 प्लस d2 प्लस d3। और मुझे लग रहा है मैंने 3 पार्ट्स को ही केवल आगे की डायरेक्शन में कंसीडर किया, उसके बाद वो वापस आना शुरू कर दिया है।
फिर माइनस करोगे आप उन सारे पार्ट्स को जो वो वापस आया है, D4 टिल कहां तक, DN। तो जो जो पार्ट्स वो वापस आया है ना, उनको आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा जर्नी का नेट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, चाहे एवरेज स्पीड निकालें चाहे एवरेज वेलोसिटी, जर्नी का टाइम तो हमेशा ही कैसे रहता है, सेम, क्योंकि हम सेम जर्नी के लिए दो चीजें डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो आप पहले ध्यान से ये ऑब्जर्व कर ले कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो रिटर्न बैक तो नहीं आ रहा है। अगर वो रिटर्न बैक नहीं आ रहा है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होंगे, और निकलेंगे कैसे, इस वाले फॉर्मूले से। और अगर कुछ पार्ट तो वो सीधा आगे जाकर के कुछ पार्ट वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में तो आप कोई चेंज नहीं करोगे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में आप क्या करोगे, जब तक वो सीधा जाता रहा उन सारे डिस्प्लेसमेंट को आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, और जितना पार्ट वो वापस लौटा है उसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा नेट डिस्प्लेसमेंट, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपको मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, एक स्पेशल सिचुएशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मान लो ऑब्जेक्ट ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की उसका एक हाफ तो उसने कवर किया v1 स्पीड से, और दूसरा इक्वल हाफ कवर किया उसने v2 स्पीड से। मान लो कि उसने 60 किलोमीटर चला, तो 30 किलोमीटर तो चला वो v1 से और 30 किलोमीटर चला v2 से। तो इस जर्नी की आप एवरेज स्पीड निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, पहले आप देखोगे टोटल डिस्टेंस जो कि d/2 प्लस d/2 कितना आ जाएगी, d। और अगर आपसे टाइम निकलवाया जाए तो इस वाले पार्ट का टाइम आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, d/2v1। और इस वाले पार्ट का अगर आप टाइम निकालोगे तो वो क्या आएगा, d/v2। और इन दोनों ही टाइम को जोड़ते ही आपको क्या मिल जाएगा, जर्नी का टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको क्या देगा, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई आपकी d, और टोटल टाइम क्या आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम तो आ गया 2v1v2, और यहां पर क्या बनेगा, dv2 और प्लस का क्या, dv1। इन दोनों में आप देखोगे d तो कॉमन लेकर के कट हो जाएगा, ये कहां चला जाएगा, ऊपर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये क्या है, इस जर्नी की एवरेज स्पीड। ये एवरेज वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड हो सकता है अगर सिचुएशन ऐसी ही हो कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे जा रहा है और कोई भी वो टर्न नहीं ले रहा है और ना ही वो वापस आ रहा है। और मान लो स्टूडेंट्स की सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि वो d/2 डिस्टेंस तो राइट हैंड साइड में ट्रेवल करता v1 स्पीड से, और फिर वापस लौट कर आता अपने इनिशियल पॉइंट पर किस स्पीड से, v2 स्पीड से। ध्यान रहे कि वो वापस जो लौट रहा है वो उसी लाइन के अलोंग लौट रहा है, वो मैं अलग अलग दिखाने के लिए उसको थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूं। तो अभी भी अगर आप देखोगे टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो d/2 प्लस d/2d है। उसका पहला हाफ उसने ट्रेवल किया है v1 से, और दूसरा हाफ जो है जिसकी डिस्टेंस सेम है d/2 वो करा है v2 से। तो अभी भी आपकी एवरेज स्पीड इसी से निकलेगी 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। लेकिन एवरेज वेलोसिटी के लिए आप ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि d/2 तो राइट हैंड साइड में गया, तो चलो ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही वो d/2 वापस लौटा तो ये वाला कैसा आएगा, नेगेटिव। तो d/2 से d/2 कट जाएगा, तो टाइम कुछ भी रहा हो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। वरना हम ये भी जानते हैं कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो टाइम कुछ भी लगाओ उस जर्नी में, एवरेज वेलोसिटी उस जर्नी की क्या आने वाली है, 0। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की जो प्रॉब्लम है उनमें कभी तो ऐसा होता है कि आपको टोटल जर्नी का डिस्टेंस बताया जाता है और डिस्टेंस के अलग अलग पार्ट करके उन पार्ट्स में आपको स्पीड बता दी जाती है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आपको टोटल जर्नी के पार्ट्स तो दिए जाएंगे, लेकिन उन पार्ट्स की आपको डिस्टेंस ना बता करके क्या बताया जाएगा, उन पार्ट्स को कवर करने में लगा टाइम। कि पहले पार्ट को ट्रेवल करने में टाइम लगा है t1, दूसरे में लगा है t2, और ऐसे करते करते लास्ट पार्ट को जो ट्रेवल करने में टाइम लगा है tn। तब आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी जा सकती है। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, फिर से वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम के बारे में तो इंफॉर्मेशन है, तो टाइम तो जर्नी का सिंपली निकल आएगा सभी टाइम पीरियड्स को या सभी टाइम इंटरवल्स को जोड़ करके। लेकिन बात करें डिस्टेंस की तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जो पहला वाला पार्ट है वो एक यूनिफॉर्म मोशन का पार्ट है कि इसके बीच में कहीं भी स्पीड नहीं बदली है, और यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम आपको क्या देगा, उस जर्नी का डिस्टेंस। तो v1 इंटू t1 क्या होगा, पहले पार्ट का डिस्टेंस, v2 इंटू t2 क्या होगा, दूसरे पार्ट का डिस्टेंस, और ऐसे करते करते अगर आप vn इंटू tn कर दोगे तो आपको मिल जाएगा लास्ट वाले पार्ट का डिस्टेंस। और सारे डिस्टेंस को जोड़ करके आप जर्नी के टोटल टाइम से डिवाइड करोगे
तो आपको मिलेगी एवरेज स्पीड। और ये बात आपको पता होनी चाहिए 100% कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है बिना कोई टर्न लिए या बिना रिटर्न बैक आए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो यही एवरेज स्पीड है और यही एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अगर ऐसा हो जाता है कि कुछ पार्ट्स तो उसने राइट हैंड साइड में ट्रेवल किए, फिर यहां से वो वापस होकर के और फिर कुछ डिस्टेंस या कुछ पार्ट वापस लौट कर आता है, तो आपसे कहा जाए इस जर्नी की आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, आपको सभी पार्ट्स के डिस्टेंसेस को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालते हुए आप क्या करोगे, जैसे वो राइट हैंड साइड में जा रहा है तो राइट हैंड साइड में जाते हुए जो जो पार्ट्स आ रहे होंगे उन सभी के डिस्प्लेसमेंट्स को तो आप ऐड कर दोगे। तो इन तीनों ही पार्ट्स के डिस्प्लेसमेंट मैंने लिए हैं पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन तीनों ही पार्ट्स में राइट में मूव कर रहा था। फिर यहां आने के बाद जैसे ही वो वापस लौटना शुरू करेगा तो जितना भी वो डिस्टेंस अब वो वापस लौटेगा वो सारा मुझे कैसा लेना है, नेगेटिव। तो फोर्थ पार्ट में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो क्या होगी, v4 इंटू t4, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम से। और ऐसा करते करते अगर लास्ट वाले पार्ट की डिस्टेंस है vn इंटू tn, वहां तक मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तभी तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जैसे ही आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए उसको आप जर्नी के टाइम से डिवाइड करो, जो कि पिछले वाले टाइम के बराबर ही होगा, क्योंकि जर्नी में टाइम तो सेम ही लगता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ये आपको क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। और एक स्पेशल केस आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि मान लो कि ऑब्जेक्ट ने कोई भी एक डिस्टेंस ट्रेवल की या कोई एक जर्नी उसने मूव की और उस जर्नी में टाइम लगा है t, मतलब यहाँ पर आपको जर्नी का टोटल टाइम दे रखा है और उस जर्नी को फिर से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन दोनों पार्ट्स की आपको डिस्टेंस ना दे करके क्या दे रखा है, जर्नी का टाइम पीरियड के 0 से लेके t/2 तक वो किस स्पीड से चला है, v1 से, और फिर t/2 से लेके t तक कितनी स्पीड से चला है, v2 स्पीड से। तो आप इस जर्नी की क्या निकालें, एवरेज स्पीड। मतलब इस वाली सिचुएशन में आपको जर्नी का टोटल टाइम बताया जाएगा और उस जर्नी के दो इक्वल हाफ होंगे और हाफ भी होंगे टाइम के बेसिस पर, कि शुरू से लेके आधा टाइम वो एक स्पीड से चलता रहा, फिर बचा हुआ आधा टाइम वो दूसरी स्पीड से चला। तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताएं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है केवल दो ही पार्ट्स तक यूज होगा, क्योंकि टोटल टाइम के दो ही पार्ट्स किए गए। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, v1 इंटू t1, और v1 की जगह तो v1 और t1 कितना है आपका, t/2, टोटल टाइम का आधा पार्ट, और v2 इंटू t2 वो भी कितना है, t/2, और अपॉन में t1 प्लस t2 करोगे तो क्या आ जाएगा, t। आप देखोगे यहाँ से t कॉमन लेने के बाद कट हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी v1 प्लस v2/2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एवरेज स्पीड ऐसे निकल रही है जैसे कि हमने दोनों स्पीड्स का क्या ले रखा हो, मीन। और अगर इसी तरह से टोटल जर्नी में जो भी टाइम लगा है उसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाते, पहले पार्ट में स्पीड होती v1, दूसरे पार्ट में स्पीड v2 और तीसरे पार्ट में स्पीड होती v3, तब भी आपको एवरेज स्पीड मीन से ही निकालनी है कि तीनों स्पीड को तो आपको जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है 3 से। तो जब भी प्रॉब्लम ऐसी हो कि टोटल जर्नी में जो भी टाइम लगा है उसके इक्वल पार्ट्स करे जाएं। इक्वल पार्ट्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 5, या जितने चाहो आप उतने पार्ट्स कर सकते हो। तो आपको इस जर्नी की एवरेज स्पीड, सभी पार्ट्स की जो स्पीड है उनका मीन लेकर के पता करना है कि अगर उसने टोटल जर्नी को 5 इक्वल टाइम इंटरवल्स में ट्रेवल किया है और हर पार्ट में स्पीड क्या है, v1, v2, v3, v4, v5, तो आपको क्या करना है, पांचों स्पीडों को जोड़ना है और डिवाइड कर देना है 5 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड का मीन। और वही मीन क्या होगी, इस जर्नी की एवरेज स्पीड। और यही आपकी एवरेज वेलोसिटी भी होगी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है बिना कोई टर्न लिए या बिना रिटर्न बैक आए। और अगर वो रिटर्न बैक आ रहा है तो एवरेज स्पीड तो आप ऐसे ही निकालोगे मीन लेकर के। एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे कि जितने पार्ट्स उसने वापसी में ट्रेवल किए हैं, जितना वो रिटर्न बैक आया है, उन सभी पार्ट्स में उसकी स्पीड आपको क्या लेनी है, नेगेटिव, और फिर उन्हीं नंबर ऑफ पार्ट्स से डिवाइड करना है जितने पार्ट्स में उस टोटल जर्नी को डिवाइड किया गया है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होते क्या हैं, और अलग अलग सिचुएशन के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं उन्हें किस तरह से जनरेट किया जाता है। लेकिन इन फॉर्मूलों का न्यूमेरिकल्स में किस तरह से यूज़ करते हैं, या फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो।
और अगर आप दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर कुछ समझ ना आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।